नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। हम आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मतदान कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत विपक्ष के कई बड़े नेता भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे। देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आमने सामने हैं। हम बता दें कि द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से और यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद हैं। हम बता दें कि संसद भवन में ये मतदान प्रक्रिया प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 63 में हो रही है और राज्यों की राजधानियों में भी वोट डाले जा रहे हैं। जी हां, सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आज एक तरीके से उत्सव का सा माहौल ये कमरा नंबर 63 है, जहां पर मतदान डाले जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया, प्रधानमंत्री मतदान कर चुके हैं। इसके अलावा पक्ष विपक्ष के तमाम माननीय सांसद और नेतागण पहुंच रहे हैं और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मनोज जी, ये सीधी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा आप देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं, वो भी साथ में हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे कमरा नंबर 63 में और राष्ट्रपति चुनाव की इस मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बने और उन्होंने अपना वोट डाला। जी बिल्कुल प्रतिबिंब जी, राष्ट्रपति का चुनाव है और लोकतंत्र में जो चुनाव है वो हमारे लिए एक उत्सव की तरह होता है और उत्सव का ये नज़ारा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। संसद भवन परिसर में सभी दलों के सांसद बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव की एक तरह से प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो एनडीए उम्मीदवार हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिहाज से संसद का जो मानसून सत्र है खासा महत्वपूर्ण है। प्रतिबिंब जी जी हाँ, और ये देख सकते हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री इस चुनाव की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए और कमरा नंबर 63 की ये तस्वीरें। और यहाँ पर अभी कुछ क्षणों में प्रधानमंत्री अपना वोट भी डालेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे थे कुछ समय पूर्व मतदान करने के लिए। इसके अलावा अन्य विशिष्ट जन, माननीय सांसद लगातार पहुंच रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी मनोज वर्मा कह रहे हैं, उत्सव का सा माहौल रूम नंबर 63 के सामने नजर आ रहा है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं खास मेहमान संदीप फुकन, वरिष्ठ पत्रकार है और संसद की कार्रवाई को बहुत करीने से जानते हैं, पहचानते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। संदीप जी, ये प्रक्रिया जो है कितने महत्वपूर्ण लग रही है और जो उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें गृह मंत्री नजर आ रहे हैं अमित शाह, वो भी कमरा नंबर 63 पहुंचे और उन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव की इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी ली और उन्होंने वोट डाला। संदीप जी। बिल्कुल प्रतिबिंब जी, देखिए महत्वपूर्ण तो है ही, ये सबसे बड़े संवैधानिक पद है जो हम लोग भारत को एक गणतंत्र बोलते हैं कि ये इसी के ज़रिए राष्ट्रपति के जो पद है उसी के ज़रिए हम एक गणतंत्र बनते हैं। एक ये सारे जो ये खासियत यही है हमारे लोकतंत्र की, देखिए कि सारे पक्ष विपक्ष सब एक साथ आके उत्साह से दे रहे हैं। भले ही ये एक राजनीतिक लड़ाई है, राष्ट्रपति जी का पद जो है वो राजनीति से ऊपर उठ के है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट भी संसद का एक हिस्सा होते हैं। और भले ही वो जो वो है राइवल्स हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने फील्ड किया है और यशवंत सिन्हा जी जिसको कि विपक्ष ने फील्ड किया है,
इनमें आइडियोलॉजिकल मतभेद ज़रूर है, लेकिन देखिए कितने सुचारू रूप से अभी मतदान हो रहा है। और सिर्फ संसद में ही नहीं, सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में हो रहे हैं। टोटल 31, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 31 पोलिंग स्टेशंस हैं। सारे असेंबलीज़ में ये वोटिंग होंगी, 5 बजे तक चलेंगे। एमएलएज और एमपीज़ वोट देंगे, उसके बाद फिर बाद की जो प्रोसेस है यहाँ आके काउंटिंग होंगे। और राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर मोदी, पीसी मोदी, वो रिटर्निंग ऑफिसर है इस चुनाव के। जी प्रतिबिंब जी। और अगर बात करें रिटर्निंग ऑफिसर, ये भी जो है बारी के साथ बदलते रहते हैं। पिछली बार के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें जी तो जी, लोकसभा के हाँ, ये ऑल्टरनेट जी। होते हैं कि वो लोकसभा के महासचिव और ये राज्यसभा के महासचिव अभी हैं फिलहाल, और वो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो उनकी देखरेख में ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होंगे। हालांकि और एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक राजनीतिक लड़ाई ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई व्हिप नहीं होता। ये अपने मन से दे सकते हैं, पार्टी के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई व्हिप, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई जैसे हमने देखा ऑपोजिशन के 17 पार्टीज़ ने नॉमिनेट किया था यशवंत सिन्हा जी को, लेकिन जो शिवसेना है वो फिलहाल कुछ दिक्कतें उनकी आ रही हैं और वो बढ़ चुके हैं। शिवसेना के एमपीज़, एमएलएज तो पहले ही बोल चुके थे कि हम द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे, लेकिन एमपीज़ ने डिसाइड नहीं किया था। वो लोग 16 एमपी जाके उद्धव ठाकरे से मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दोबारा विचार करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आते हैं, औरत है, और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उद्धव ठाकरे ने बेशक पहले बोला था कि वो ऑपोजिशन के साथ है, लेकिन वो वापस उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, वो एनडीए को समर्थन करेंगे जी। और जैसे कि मैंने कहा कि वो अब एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रतिबिंब जी, जैसा अभी संदीप जी ने बताया, अगर बात की जाए, ये ठीक है कि राष्ट्रपति चुनाव में जनता की सीधे भागीदारी नहीं होती है, लेकिन जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद, सदस्य और विधायक, वो इसमें मतदान करते हैं। जाहिर तौर पर है, लेकिन अभी तक मतदान कितना हुआ है? संसद भवन परिसर में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जी इस समय मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलता हूं अखिलेश सुमन जी के पास। अखिलेश जी, अभी क्या स्थिति है मतदान की? कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने, वरिष्ठ नेताओं ने मतदान में हिस्सेदारी अब तक कर चुके हैं। क्या रिपोर्ट है आपके पास? आवाज नहीं आ पा रही है, संभवतः कोई तकनीकी दिक्कत है। हम लोग ये भी देख रहे थे मनोज जी कि लगातार जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाता है। इस बार भी किया गया और हर बार किया जाता है, लेकिन एक बार 1977 को छोड़ दें, नीलम संजीवा रेड्डी के वक्त की बात को छोड़ दें, तो हमेशा सर्वसम्मति हो नहीं पाती है। उसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे इस बार का ही चुनाव आप देख लीजिए, तो विपक्ष का क्या कहना था? विपक्ष का कहना ये था कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, उसीलिए वो अनकंटेस्टेड नहीं जाना चाहते थे कि उनकी विचारधारा के विपक्ष में हम खड़े हुए हैं। और इसका बेस्ट सिंबल है कि हमारा जो कॉन्टेस्ट, विपक्ष को भी पता है कि उनके पास फिलहाल नंबर्स नहीं है। हाँ, अगर बाकी जो विपक्षीय पार्टी है, जैसे वाईएसआर कांग्रेस, जैसे बीजू जनता दल, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पिछले चुनाव में एनडीए के साथ थे, लेकिन इस चुनाव में वो लोग अब विपक्ष के साथ आ गए, अगर ये सारे आ जाते तो थोड़ा शायद दिक्कत हो सकती थी, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। नंबर्स एनडीए के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है, विचारधारा की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम शामिल हैं, हम लड़ेंगे। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ये हम अपनी विचारधारा, अपने जो नेता हैं, जो हमें लगता है कि जो अच्छे इस पद के अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं,
हम उनके पक्ष में वोट देंगे। और इसी वजह से, और देखिए यशवंत सिन्हा जी बीजेपी के नेता रहे हैं, और इंटरेस्टिंग एक कनेक्शन ये भी है कि द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड के गवर्नर रही हैं जी, और ये झारखंड के सांसद रहे हैं जी। ये यही लोकतंत्र की खूबी भी है, यही लोकतंत्र की खूबी भी है। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अभी तक की क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, किस किस प्रमुख नेता ने अब तक मतदान में भाग लिया है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, अभी तक जो स्थिति है कि 2 घंटे हुए हैं, 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आके मतदान अपना कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं, तकरीबन सारे मंत्री अभी मतदान कर चुके हैं। लेकिन चूंकि राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो गई थी, इसलिए राज्यसभा और लोकसभा में अधिकांश सदस्य भी वहाँ चले गए थे। तो अभी धीरे धीरे करके राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य आना शुरू हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। सुबह तो एक लंबी लाइन लगी थी, लेकिन अभी फिर से लंबी लाइन लगनी शुरू हुई है। और देखिए, जैसा कि मनोज जी आपको पता है कि पूरे देश में सभी विधानसभा जो राजधानियां हैं पूरे राज्यों की, सभी राजधानियों पे भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 घंटे के करीब हो गए हैं। तो अभी तकरीबन जो है सो कोलेक्ट किया जाएगा सारे डेटा को और अभी थोड़ी देर बाद हमें जानकारी दी जाएगी कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है और जो शुरुआती हमको सारी जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, उसके मुताबिक बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग सुबह से ही आ रहे थे। सारे या तो विधायक हों विभिन्न राज्यों की राजधानियों पे, या जो यहाँ पे संसद में जो सांसद सदस्य हो, या कुछ 9 विधायक भी यहाँ आके मतदान किए हैं। तो वे सारे लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। लेकिन चूंकि मतदान की प्रक्रिया पूरे 5 बजे तक चलनी है, इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो और मतदान में वे सुचारू रूप से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वहां से, रूम नंबर 63 से, वहां पर ज्यादातर सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि वोट डालते ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्या विपक्ष के प्रतिनिधि और सांसद भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं, या फिर अभी उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? नहीं, देखिए 2 स्थितियां होती है। देखिए, जब सत्ता पक्ष के लोग मतदान करने के बाद इधर आते हैं तो अमूमन वे कैमरे के सामने पोज करना चाहते हैं। विपक्ष के लोग पोज नहीं करना चाहते, इसलिए आपको लग रहा हो कि विपक्ष के लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। दरअसल सच बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी नेता मौजूद हैं यहाँ पे, सारे लोग मतदान कर रहे हैं। सुबह भी सोनिया गांधी आई थी सुबह, और जो कांग्रेस के नेता हैं वो सारे नेता आए थे। जयराम रमेश आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वोट दे चुके हैं। अगर कहें आम आदमी पार्टी के तो संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, वो सारे लोग मतदान कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कैमरे के सामने आपको वो ना दिख रहे हैं। वो पोज करते समय ज़्यादातर जो विक्ट्री साइन होता है, जो यह सोचता है कि हमारी जीत निश्चित है, तो वो कैमरे के सामने पोज कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष के लोग भी जो जितनी उनकी संख्या है उस संख्या के मुताबिक वो मतदान करने आ रहे हैं। और चूंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो आपको लाइन कम नज़र आ रही है, चूंकि 10 बजे से ही सारे सांसद आना शुरू हो गए थे, इसलिए सारे लोग मतदान करके बहुत सारे लोग निकल भी गए हैं और अब धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा की कार्रवाई अभी 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, तो 2 बजे तक के जो भी सांसद यहाँ होंगे वो अभी वोट देंगे। उसके बाद जो अगर 2 बजे के बाद आते हैं वो भी वोट करेंगे। लेकिन चूंकि राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, इसलिए राज्यसभा के लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं और इनमें मतदान करके जा रहे हैं। प्रतिबिंब जी, अखिलेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके पास हम आएंगे नई जानकारी के लिए। जाहिर तौर पे अगर बात की जाए, जैसा अखिलेश जी बता रहे थे कि एक उत्साह देखने को मिल रहा है, वो चाहे विपक्ष के सांसद हों या सत्ता पक्ष के सांसद हों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान को लेकर सुबह से ही सांसद सदस्यों में और जो राज्यों की राजधानी है, जो विधायक हैं, उनमें भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान के लिए। और ये एक अच्छा है संदीप जी, लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र में ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में जनता की भागीदारी सीधे नहीं है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि अगर इस उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं कि अगर 10 बजे का टाइम है तो उस समय पर पहुंचकर लंबी लंबी कतारें अगर हमें देखने को मिल रही हैं, तो अपने में एक ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिहाज से, राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी के लिहाज से। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और इसमें जो ये भले ही ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति जी को चुन रहे हैं जी, ये जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो वो अपने जो कर्तव्य वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। वो ये उनकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग लेना।
और ये एक अच्छे संकेत है कि लाइन हमें दिख रही है 60 रूम नंबर 63 के सामने लंबी कतार। और आपको मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी वैसे नॉर्मली बहुत ही मुश्किल से वो डिसरप्शंस से वो कभी एडजर्न नहीं करते। वो चाहे वो क्वेश्चन आवर हो, चाहे वो ज़ीरो आवर हो, वो चलाते रहते हैं, कोशिश करते हैं चलाने की। लेकिन आज आपने देखा होगा कि हल्का सा थोड़ा सा डिसरप्शन होते ही उन्होंने तुरंत 2 बजे तक उन्होंने एडजर्न कर दिया जी। और सदन को इसीलिए स्थगित किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वो भाग ले सके और उसमें चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सके और अपनी जिम्मेदारी निभा सके। तो मेरे ख्याल से ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। जी, आज हम बता दें कि आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अब अगला चरण नामांकन का है। बीजेपी ने एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष ने राजस्थान की भूतपूर्व राज्यपाल मार्गरेट आल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अब से कुछ देर में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आइए सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा का। कृति, बताया जा रहा था कि तकरीबन 12 बजे धनखड़ साहब पहुंच जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अभी की क्या स्थिति है, क्या जानकारी है? कृति, सुन पा रही हैं मुझे आप? जी हाँ, देखिए बिल्कुल जैसा कि बताया जा रहा था कि 12 बजे से ये जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो सकती है। अभी कुछ ही देर पहले जो एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी हैं जगदीप धनखड़ जी, वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और फिलहाल नॉमिनेशन का प्रोसेस है। प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के मुताबिक वो इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में नॉमिनेशन भरना होता है जो कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने होते हैं। मैं रिक्वेस्ट अपने कैमरा पर्सन प्रशांता जी से कि आपको दिखाएं लाइव तस्वीरें यहाँ की। देखिए, बाय रोटेशन सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। इस बार अगर मैं प्रेसिडेंशियल चुनाव की बात करूं तो सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा पीसी मोदी वहां के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। और वहीं अगर हम वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करें तो बाय रोटेशन जो कन्वेंशन है वो सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह इस बार रिटर्निंग ऑफिसर। तो जो पूरी प्रक्रिया है प्रपोजर्स की, सेकेंडर्स की, उसको पूरा किया जाएगा और कुछ ही देर में जो ये है बीजेपी और उसके अलावा जो उसके एलाइज हैं जिन्होंने सपोर्ट कर दिया है वो भी प्रपोज करेंगे, वो भी सेकंड करेंगे और अभी कुछ ही देर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बैक टू द स्टूडियो नाउ। जी कृति, एक जानकारी और मैं आपसे चाहता हूं। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी कृति, वैसे अगर उपराष्ट्रपति चुनाव की मैं बात करूं तो किस तरह का एक नजारा देखने को मिल रहा है? राष्ट्रपति चुनाव को तो लेकर हम देख रहे हैं मतदान में लोगों की हिस्सेदारी, जो सांसद सदस्य हैं उनमें उत्साह भी देखने को काफी मिल रहा है। किस तरह की तैयारियां नामांकन को लेकर की गई हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए? कुछ और जानकारी आप हमें दे सकें? जी कृति। जी देखिए, बिल्कुल जो एक प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 उसके हिसाब से जो नॉमिनेशन पेपर्स भरने की प्रोग्रेस होती है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे वो नॉमिनेशन के लिए सेकेंडर्स की हो या फिर प्रपोजल हो, उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। अगर मैं सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी के अंदर की बात कराऊं तो लगातार जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी अपनी पोजीशन ले ली है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया का भी पैराफर्नेलिया है, जमावड़ा है और साथ ही साथ ऑफिशियल्स हैं। सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है क्योंकि काफी मूवमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट होगा, तो इसलिए उस लिहाज से चाहे हम सिक्योरिटी के लिहाज की बात करें या फिर नॉमिनेशन प्रोसेस की बात करें, पूरी तरह से सारी तैयारियां लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से। जी, वहीं पर विपक्ष ने मार्गरेट आल्वा को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वो अपना नामांकन कब भरने वाली हैं? क्या कोई जानकारी है इसको लेकर?
भूपेंद्र यादव जी पहुंच चुके हैं। आप यहां से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कि देखिए, मैं यहाँ से अभी वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो नॉमिनेशन होने वाला है एनडीए के, उनको रिलेटेड मैं लगातार प्रोसेस दिखा रही हूँ। अभी हमने देखा कि किस तरह से जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो आ चुके हैं। अभी देखिए यहाँ से पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। यहाँ किसी भी समय मूवमेंट शुरू हो सकता है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, वो पहले ही अंदर जा चुके हैं और इसके अलावा अभी कुछ ही क्षण में ये मूवमेंट की तैयारी हो रही है, क्योंकि जितने भी प्रपोजल्स होंगे, जितने भी सेकेंड्स होंगे, वो लगातार अब आना शुरू होंगे। जो एनडीए है, इसके साथ जो एलाइज हैं, जो अभी तक की खबर मिल रही है कि वाईएसआरसीपी भी होगी, बीजेडी भी होगी, तो उनका मूवमेंट अभी कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका मूवमेंट भी चालू हो चुका है। और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस बार वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उत्पल कुमार सिंह जी के, उनके के बाहर से, क्योंकि देखिए जो प्रक्रिया है वो ये होती है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके यहाँ से जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है उसमें नॉमिनेशन भरना होता है। जो कैंडिडेट जी कृति जी आप जुड़ी रही है हमारे साथ, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामनारायण जी, अगर बात उपराष्ट्रपति चुनाव की जाए तो इसमें कैसे मतदान का क्या प्रक्रिया इसमें रहती है? उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सांसद मिलकर करते हैं। इसमें चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव से काफ़ी मिलीजुली प्रक्रिया होती है, लेकिन सिर्फ इलेक्टोरल का अंतर होता है कि जिस तरह राष्ट्रपति के चुनाव में सारे विधायक भी मतदान करते हैं, इसमें केवल सांसद मतदान करते हैं। और सांसदों के मतदान करने की वजह से होता क्या, बहुत जल्दी चुनाव पूरा हो जाता है। करीब 550, 700, 800 सांसद के आसपास जो कॉलेजियम है उसको लेकर के इनकी वोटिंग होती है। तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है। सिर्फ एक जिस पार्टी के पास, जिस गठबंधन के पास में ज़्यादा सांसद होते हैं, बहुमत होता है, जिन उम्मीदवारों को ज़्यादा समर्थन मिल जाता है, वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन हाँ, प्रक्रिया नॉर्म सारे वही अपनाए जाते हैं। नॉमिनेशन का, नाम वापसी का और जो स्क्रूटनी का, सारे वही होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव की सबसे बड़ी अहमियत ये होती है कि यह चुनाव सीधा सांसदों का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति जो पदेन सभापति भी होता है राज्यसभा का, तो उसकी जिम्मेदारी भी संसद के प्रति ज़्यादा रहती है बजाय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक हमारा संवैधानिक प्रमुख है, पूरा देश का होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो काम देखता है। मूल उसका सबसे बड़ा कार्य होता है वो होता है राज्यसभा का सभापति, जो कि संसद का उच्च सदन है। ऐसे में उपराष्ट्रपति का जो एक राजनीतिक रूप से देखे, संसदीय प्रक्रिया में देखे, उसका योगदान कहीं ज़्यादा है, सक्रिय योगदान ज़्यादा है बजाय राष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, क्योंकि हमारे संसद की परिभाषा में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का गठन होता है। तो उसमें उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है वो एक तरह से एक विधायक का संसदीय प्रक्रिया उसमें ज़्यादा है, और उसका जो चुनाव भी है जो वो उसी प्रक्रिया के तहत होता है। सांसदों के प्रति उसकी एक ज़्यादा अहमियत भी रहती है। लेकिन अगर बात करें संदीप जी, हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। बहुत सारे दलों ने विपक्ष में होने के बावजूद भी एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं, महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अगर उसकी बात करें विशेष रूप से, तो क्या मुकाबला कड़ा रहने वाला है, क्योंकि वहां पर ये स्थिति नहीं है? नहीं, देखिए, वैसे जैसे अभी रामनारायण जी ने समझाया, ये इलेक्टोरल कॉलेज 780 जी टोटल 788 है, लेकिन अभी कुछ वैकेंसीज़ हैं, और वैकेंसीज़ को अगर हम निकाल देते हैं तो 780 का 780 सांसद है, और उसमें जो हाफवे मार्क है वो 390 जी। बीजेपी अकेले दोनों हाउसेस मिला के 395 है, तो उसमें हाफवे मार्क से बड़े कंफर्टेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि कड़ा मुकाबला होने वाला है। दूसरी बात यह है कि वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल और अन्ना डीएमके चलिए वो घटक दल ही है एक हिसाब से, लेकिन बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ये विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन वो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं रहेगी, तो इसीलिए उन लोगों ने समर्थन दे चुके हैं। वो विपक्षी पार्टियों में अभी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों ने अपना रुख क्लियर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की
धनखड़ साहब से, वो बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं जी। तो अगर वो समर्थन दे देते हैं तो एक विचित्र बात होगा। ज़्यादातर लग ऐसा ही रहा कि वो भी विपक्ष के साथ ही होंगे जी। और कल मैंने किसी विपक्षी नेता से बात की थी तो उनको पता था कि नंबर्स जो है, जैसे अगर आपको मैं एक नंबर का वो दूं, कल मैंने आकलन किया था, जो एनडीए के जो जगदीप धनखड़ को 450 से 520 तक वोट्स मिल सकते हैं और विपक्षी पार्टी को 230 से लेके 250 तक मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन लास्ट मिनट कहाँ जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो, जैसे उनको भी पता है, विपक्षी दलों को पता है कि वो ये चुनाव वो लोग इसलिए नहीं लड़ रहे कि वो जीतना चाहते हैं। लेकिन वही बात जो मैंने अभी राष्ट्रपति जी के लिए चुनाव के लिए कहा था कि ये उनको पता है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है और ये मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। ये नहीं कि हमने वॉक ओवर दे दिया क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, हमें पता है कि हम हारेंगे लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। ये विपक्षी दलों का ये तर्क है और इसीलिए उन्होंने फील्ड किया है। और जिनको फील्ड किया है, ये भी एक देखिए एक इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट है। धनखड़ जी जो है वो सीकर, राजस्थान, सीकर जिला से, सीकर एरिया से आते हैं राजस्थान के, और मार्गरेट आल्वा राजस्थान के गवर्नर रह चुकी हैं। जी। अगर आप राष्ट्रपति चुनाव में देखें तो झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी रह चुकी हैं और सांसद यशवंत सिन्हा जी थे झारखंड के। यहाँ मामला उलट है। हाँ, लेकिन संदीप जी, एक बहुत बड़ा सवाल जो बार बार उठ रहा है, और रामनारायण जी, मैं इस सवाल को आपसे समझना चाहूंगा कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ साहब का चयन, चुनाव, इसके पीछे क्या क्या वजह रही, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जगदीप धनखड़ के जरिए भाजपा ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है। वो ये है कि बीजेपी ये बार बार साबित कर रही है कि हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है, हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, तो हम केवल कार्डर से बंधे हुए नहीं हैं, हम संघ के कार्यकर्ताओं से बंधे हुए नहीं हैं। सभी वर्ग के, सभी विचारधाराओं के लोग जो हमें विश्वास रखते हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हों, जतिन प्रसाद हों, ब्रजेश पाठक हों, बहुत सारे लोग पार्टी में आगे जुड़े और महत्वपूर्ण पदों पर आए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें संसद भवन के प्रांगण से, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा आप देख सकते हैं, साथ में बीजेपी के और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार जगदीप धनखड़। जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री साथ में हैं, गृह मंत्री भी साथ में हैं।
जनरल सेक्रेटरी थी। आपको याद होगा 2008 की वाकया, जब जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री साथ में हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अन्य तमाम गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। और अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जगदीप धनखड़, जो कि पूर्व राज्यपाल हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के, वो पहुंचे हैं। और सीधी तस्वीरें केवल संसद टेलीविजन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। दो बड़ी प्रक्रिया चल रही हैं। एक तरफ राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, मतदान चल रहा है। उसमें प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, माननीय सांसद, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने मतदान कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी इस प्रक्रिया के भाग बने हुए हैं। और इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए के जगदीप धनखड़ साहब पहुंचे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी हैं। हमारे साथ लगातार वर्चुअल अक्कू श्रीवास्तव जी, नवोदय टाइम्स के एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहती हैं ये तस्वीरें? अक्कू जी, कितनी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये? तय बात है, जो विश्वास इनके चेहरों पर है उससे बहुत साफ है कि ये चुनाव अब एक तरीके से औपचारिकता है। और इस और औपचारिकता में धनखड़ साहब सबसे आगे हैं। एक औपचारिकता है जो विपक्ष ने रखी है, जो मार्केट अलवा को रखा है, और एक दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ हैं जो जिनकी पदोन्नति होने जा रही है, राज्यपाल से अब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने एक अलग तरीके की खुशी है कि वो उनके लिए एक और पद, उनके संवैधानिक पद उनके हाथ में है। पहले भी था, लेकिन इस बार मुझे लगता है ज्यादा बड़े अंतर के साथ होगा पिछली बार की तुलना में। और इस बार में अंतर ये साफ दिखेगा। और वैसे ये उपचुनाव के जीतने की शुरुआत जो पिक्चर दिखा रहे हैं, जैसे कि आप दिखा रहे हैं, आभार जता रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी। इस प्रक्रिया को लगभग समाप्त किया है। प्रधानमंत्री भी सबका धन्यवाद करते हुए और अब इस महत्वपूर्ण कक्ष से बाहर जाते हुए एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री, और उन नामांकन दाखिल कर दिया गया है जगदीप धनखड़ जी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में। और जैसा कि यहाँ पर हमारे 3 विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एक हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं अक्कू श्रीवास्तव। और ये बता रहे हैं अक्कू जी कि कितना महत्वपूर्ण है ये नामांकन दाखिल करने का ये नज़ारा। और बाहर निकलते हुए ये अपने नामांकन को दाखिल करने के पश्चात और सभी का, मीडिया कर्मियों का अभिवादन करते हुए, साथ में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और तमाम अन्य विशिष्ट गण मौजूद हैं। और उस प्रक्रिया को समाप्ति के पश्चात, जो कि नामांकन की होती है, रूम से बाहर आ गए हैं और आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं चल रही हैं संसद भवन में। एक तरफ राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसके लिए मतदान लगातार जारी है। दूसरी तरफ से उपराष्ट्रपति का चुनाव, जो कि 6 अगस्त को होने वाला है, उसका नामांकन दाखिल करने के लिए उपराष्ट्रपति के एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अक्कू श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, और महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए भी हो जाती हैं कि अटकलें बहुत लगाई गई थी मीडिया की तरफ से, लेकिन उन अटकलों में से कोई नाम सामने नहीं आया, एक बात। और दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए खासा मंथन हुआ था विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर कि आप बन जाइए। जब सबने मना कर दिया तो यशवंत सिन्हा जी को बना दिया गया। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अब उम्मीदवार एकदम तय कर दिया गया विपक्ष की तरफ से भी।
देखिए साहब, ये एक अद्भुत परंपरा शुरू हुई है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा साहब की जोड़ी ने जिस तरीके से काम करने की आदत डाली है, उसमें तो कई बार हम लोगों को लगता है कि हम पत्रकारों को भी संन्यास ले लेना चाहिए और ये अटकल लगाना छोड़ देना चाहिए कि साहब इस बार कौन चुनाव लड़ेगा जीतेगा। और क्योंकि हुआ ये है कि जितने भी जगदीप धनखड़ साहब का नाम तो किसी बहस में, किसी बातचीत में, किसी समीकरण में सामने आया ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने तरीके की बातें आई। अमरिंदर सिंह तक का नाम लोगों ने फैला दिया जिसका कोई आधार नहीं बनता था। लेकिन उसके अलावा फिर ये हुआ कि एक मुस्लिम पद दिया तो अल्पसंख्यकों को एक पद दिया जाना है, संवैधानिक पद देना चाहिए एक। लेकिन वहां से भी दूसरे नाम चलाए गए। नकवी साहब को जब हटाया गया या उनसे इस्तीफा लिया गया तब इसी तरीके की बातें की गई और तरह तरह के नाम, तरह तरीके के लोगों के नाम सामने आए। जगदीप मुर्मू के नाम में भी इसी तरीके का आश्चर्यचकित रह गए थे लोग और यही भाव जो रहा वो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के भी चयन में रहा। तो दोनों भाव लगभग एक थे और हाँ, ये जरूर है कि अब आप जरूर कह सकते हैं कि नहीं साहब, जगदीप धनखड़ साहब कितने उपयोगी थे, कितने उपयोगी रहेंगे। संसदीय कार्रवाई में उनका बहुत अच्छा योगदान रहने की संभावना है। धनखड़ साहब जब भी क्योंकि राज्यपाल रहे हैं और अभी भी उनका उस तरीके से है, तो पश्चिम बंगाल के बतौर राज्यपाल भी उन्होंने कई बार वन लाइनर इस्तेमाल किए हैं, बहुत चुटकियां लेते हैं वो। और मुझे लगता है राज्यसभा का संचालन भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां पूर्ण बहुमत अभी नहीं है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है संचालन कैसे किया जाए, कैसे और सांसदों को संयमित रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। वैसे जगदीप धनखड़ साहब के साथ एक और बड़ी बात होगी, भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले जितने मतलब बहुत ज्यादा तो वो नियुक्ति उपराष्ट्रपति नहीं करा पाए, लेकिन इनकी बैकग्राउंड भी जो रही है वो विभिन्न दलों की रही है, किसी एक दल की नहीं रही है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदमी अपने कर्म से आगे बढ़ता है। इसके पीछे एक संदेश भी है, ना कि किसी विशेष बैकग्राउंड की। और वो काम पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते हुए और फिर बाद में अनेक संवैधानिक पदों पर या अन्य पदों पर रहते हुए उन्होंने किए, जिससे कि एक सही व्यक्ति का उपयुक्त मनोनयन होने जा रहा है। मनोनयन ही मैं इसे कहूंगा, क्योंकि एक पार्टी ने कर लिया और लगभग ये तय है कि उनको जीतना है, तो ये मनोनयन के बराबर है। चुनाव जरूर हो रहा है। और दूसरी तरफ मार्केट हलवा है। मार्केट हलवा को लेकर के आप बहुत सारी कहानियां नहीं कह सकते क्योंकि एक औपचारिकता है। लेकिन इसके पहले विपक्ष में जिस नाम को लेकर के आया, 3 नाम आगे पीछे हुए और इससे विपक्ष की एकता भी कमजोर है। पवार साहब का नाम आया, किनारे हो गए। फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का आया, वो किनारे हो गए। फिर गांधी साहब का नाम आया, उन्होंने भी 1-2 दिन का समय लिया, वो किनारे हो गए। तो ये जो रवैया रहा, उससे यशवंत सिन्हा साहब का नाम जब आया तो वो एक गंभीरता भी, जबकि यशवंत सिन्हा बहुत काबिल, बहुत जानकार व्यक्ति रहे हैं। जी अक्कू जी, ये सियासी समीकरण है, इसको हम समझते रहेंगे। रामनारायण जी, अगर बात उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की मैं कहूं, क्योंकि सभापति की भूमिका भी खासी महत्वपूर्ण होती है सदन के संचालन में, उपराष्ट्रपति की भूमिका को संसदीय व्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं? क्योंकि सवाल कई बार उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तमाम तरह के उठते हैं, कार्य को लेकर उठते हैं, शक्तियों को लेकर उठते हैं। शक्तियों की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? लोग, हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है जी, उसमें आम तौर पर जनता में एक तरह की एक भ्रांति, जिसे हम कहेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, एक तरह से वो सरकार के कहने पे चलते हैं। ऐसा नहीं है। संविधान में शक्तियाँ उनको मिली हुई हैं, लेकिन उनके उपयोग करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली इतनी मजबूत है कि हमारी विधायक इतनी मजबूत है कि वो नौबत नहीं आती। लेकिन अगर नौबत आए तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, उसमें वो सक्षम है, वो संविधान उसको इसकी अनुमति देता है। इस दृष्टि से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद हैं। लेकिन चूंकि रोज़मर्रा के काम में, आप विधायिका के संसदीय कामकाज में, आपके कार्यपालक कामकाज में एक हेड ऑफ द नेशन जो कामकाजी दृष्टि है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की ही भूमिका ज़्यादा रहती है, मंत्रिमंडल की भूमिका ज़्यादा रहती है, और वही आपके
एक्टिव उसमें रहता है। रही बात उपराष्ट्रपति की भूमिका की, उपराष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्यसभा का संचालन। वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा संसद का एक अभिन्न अंग है। उच्च सदन का वो मुखिया है उपराष्ट्रपति, और इस नाते जब कोई भी बिल, कोई भी कानून जब बनता है तो दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। तो उस समय दोनों सदनों में संचालन में, लोकसभा में तो अब लोकसभा अध्यक्ष अपना जनता से निर्वाचित होकर सांसद आता है, वो बनता है, लेकिन राज्यसभा का अलग है। राज्यसभा का गठन एक अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत होता है, चाहे वो सांसदों का उसके चुनाव हो या उसके सभापति के चुनाव, वो सब उस प्रणाली से आता है। लेकिन संसदीय प्रक्रिया में उसकी भी उतनी ही उपयोगिता, उतनी ही महत्वपूर्ण है वो जितनी लोकसभा है। राज्यसभा की बिना सहमति के आप किसी कानून को, फाइनेंस बिल की बात छोड़ दिया है, अदरवाइज सारे कानून के लिए आपको राज्यसभा जरूरी है। और बहुत सारे कानूनों में जो संविधान संशोधन होते हैं या संविधान वैसक होते हैं, उसमें दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो और जब राज्यसभा में इस समय जबकि राजग के पास अपनी मेजोरिटी नहीं है, तो कई बार सरकार को बड़ी अप्रिय स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तब सभा का संचालन जो कर रहा है, सभा पीठ जो निर्देश देती है, वो ही सदन को संभालती किस तरह से एक रास्ता निकाला जाए। ऐसे में उपराष्ट्रपति भूमिका महत्वपूर्ण बिल्कुल, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में संचालन करते हैं और उस दृष्टि से राज्यसभा की कार्यवाही में खासा, संसदीय व्यवस्था में खासी महत्वपूर्ण हो जाती है उपराष्ट्रपति जी की सभापति के रूप में भूमिका। लेकिन बात राष्ट्रपति चुनाव की, क्योंकि आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है संसद भवन में, और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां पर विधायक वोट डाल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन जो समीकरण उभर के सामने आ रहे हैं संदीप जी, क्योंकि एक बात कही जाती है कि देश के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं दलीय राजनीति से ऊपर होते हैं, सर्वसम्मति की बात हर बार होती है। इस बार भी सर्वसम्मति की बात हुई। क्या सर्वसम्मति की बात सिर्फ मात्र बातचीत के लिए होती है? क्योंकि हर बार लगभग चुनाव हुआ है। जी बिल्कुल, अगर संजीवा रेड्डी को छोड़ दिया जाए तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि लेकिन मैं इस बार भी देखिए ऐसा है कि सर्वसम्मति के लिए कोशिश तो करी थी, सरकार ने बात भी करी थी, राजनाथ सिंह जी ने विपक्षी दलों से बातचीत करी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखिए जो राष्ट्रपति जी है, रामनारायण जी बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि उनको अपने अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वो उसका दायरा भी बंधा हुआ है जी। और जो उनके विशेष अधिकार तभी वो आते हैं जब आपका जब इंस्टेबिलिटी हो, किसी पार्टी को बहुमत ना हो, फिर प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना होता है कि किसको बुलाएंगे, किसको कैसे चलाएंगे। लेकिन अदरवाइज जो है आम रोज़मर्रा की उस जो डे टू डे एक्टिविटी है वो तो सरकार ही चलाती है, और उसी लिए ये सरकार और राष्ट्रपति जी का जो पद है उसका समन्वय बहुत ही बेहद ज़रूरी है। डिसीशन सरकार लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति जी के नाम से होते हैं जी। आपको जैसे एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सरकार के सबसे सर्वोच्च लॉ ऑफिसर होते हैं। लेकिन उनको नियुक्त कौन करता है? उनको नियुक्त राष्ट्रपति जी के नाम से होते हैं। लेकिन जो चयन होता है वो चयन का प्रक्रिया सरकार करती है। तो इसीलिए हर सरकार जो रूलिंग पार्टी है वो चाहेगी कि उनके मन मुताबिक राष्ट्रपति जी हो। ऐसा ना हो कि और कुछ राज्यों में हमें दिखने को भी मिलता है कि अगर गवर्नर का भी रोल स्टेट में मोर और लेस सेम ही होता है जी। लेकिन जैसे धनखड़ साहब ही मैंने अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जो पूर्व गवर्नर रहे हैं पश्चिम बंगाल के, उनका और स्टेट गवर्नमेंट का समन्वय नहीं रहा। केरल में देखिए तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और वामपंथी सरकार है, वहाँ भी समन्वय नहीं होता है। तो उसी लिए वो अब जो भी रूलिंग पार्टी वो चाहेगी कि वो अच्छा तालमेल मिले। और जहाँ तक आपने कहा कि कंसेंसस इसीलिए नहीं होता क्योंकि विपक्ष चाहती है कि वो भी अपना वो स्पेस नहीं छोड़ना चाहते। उनको पता है कि नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो फाइट। और लेकिन अगर सर्वसम्मति बन जाए, हम पहले तो ये बताते हैं कि लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हम रूम नंबर 63 से, जहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। माननीय सांसद पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य पहुंच रहे हैं और लगातार वोट कर रहे हैं। और वहां पर एक तरीके से उत्सव का सा इस वक्त नज़ारा है, माहौल है, जो कि लगातार साझा कर रहे हैं हम संसद टेलीविज़न के माध्यम से आप सभी के साथ। अगर यहाँ पर बात करें रामनारायण जी उम्मीदवारी की, तो उम्मीदवारी में जसवंत सिन्हा पहली
जो पसंद नहीं थे विपक्ष की। लेकिन बार बार यशवंत सिन्हा जी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा से वोट करें, क्योंकि ताकत में, शक्ति संतुलन में विपक्ष थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं उनकी ये अपील सांसदों से कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करें, कहीं काम करेगी? मुझे नहीं लगता ये अपील काम करेगी। आमतौर पर जब कोई चुनाव हारने वाला होता है, हारा हुआ चुनाव होता है, तब इस तरह की बातें सामने आती हैं जिससे कि सामने वाले के हृदय परिवर्तन कर कुछ हासिल किया जा सके। क्योंकि जब विशुद्ध राजनीति हो रही है, राजनीतिक एजेंडे पर ही हर चीज़ चल रही है और पहले से ही सारी चीज़ें तय हैं, पाले तय हैं, खेमे तय हैं, उम्मीदवार तय है और आपका समर्थन और विरोध तय है, तो उस समय ऐसी चीज़ें काम नहीं करनी। ये सिर्फ एक मैसेजिंग का काम होता है कि हम किस तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हारने के बावजूद भी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है, उसमें अंतर आता है। हाँ, एक बात अलग है, यशवंत सिन्हा को जब उम्मीदवार बनाया गया तब भी ये तय था कि वो किस स्थिति में कितना समर्थन मिलेगा। हालांकि उसमें विपक्ष अपनी एकजुटता रखने में एक बार फिर से विफल रहा। उम्मीदवार बनाने के बावजूद ही विपक्षी खेमे के सभी दल उधर नहीं जुड़ सके। एक बड़ी बात है जो संदीप जी से बात कर रहे थे अभी, कि हमने कहा था जबकि कि वो एक तरह से कमज़ोर उम्मीदवार हैं या चुनाव नहीं लड़ने के लिए लड़ रहा, इसलिए कहा हमने इसलिए उसको, क्योंकि एक हर चुनाव की मैसेजिंग होती है। मोदी जी जब 14 में चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास, एक डेवलपमेंट का मॉडल पेश किया, देश को बताया और जनता ने सपोर्ट किया। बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को जब उम्मीदवार बनाया तो कहा हम दलित चेहरे को आगे ला रहे हैं, दलित मैसेज दिया उन्होंने। अभी इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लेके आया तो उन्होंने एक मैसेज दिया, आदिवासी महिला का दिया उन्होंने। जब उन्होंने जगदीप धनखड़ को किया तो उम्मीदवार बनाया तो जेपी नड्डा ने कहा किसान पुत्र कहा, तो एक मैसेजिंग होती है, जबकि विपक्ष अपने उम्मीदवार से ऐसी मैसेजिंग नहीं दे पा रहा। रामनाथ जी, वो एक अंतर इसमें आ रहा है। रामनाथ जी, जो आपने संदेश की बात की कि जाहिर तौर पे राष्ट्रपति का भी चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव का अपना एक राजनीतिक सामाजिक संदेश होता है, संकेत होता है। क्या आदिवासी और महिला उम्मीदवारी विपक्ष पर भारी पड़ गई? क्योंकि विपक्ष के कई दल जो एनडीए के साथ नहीं है वो भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर रहे हैं और विपक्ष में एक बड़ी फूट दिखाई दे रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदिवासी सबसे बड़ी बात ये, दो धड़े हो चुके हैं शिवसेना के, दोनों धड़ों में जो है तीर कमान खींचे हुए हैं, लेकिन दोनों धड़े कह रहे हैं कि हम तो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करेंगे। नहीं, शिवसेना की जहाँ तक बात है, शिवसेना की राजनीतिक मजबूरी है। उद्धव ठाकरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, या तो वो इसी मुद्दे पर अपनी पार्टी का साफ विभाजन देख लेते या मजबूरी में समर्थन करके अपने आप को कुछ समय के लिए बचाए रखते। तो उन्होंने सोचा कि कुछ समय के लिए चीज़ों को टाला जाए, विभाजन न देखे और मेरी अध्यक्ष की जो शिवसेना प्रमुख की कुर्सी दिखती रह गई वो ही है, यानी टेक्निकल रूप से उनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। और दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर, एक आदिवासी महिला के नाम पर समर्थन मिला, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ये सिर्फ रूप से राजनीतिक समर्थन किसके साथ कितना है उस पर चुनाव हो रहा है। अगर अभी पूरा विपक्ष एक होता तो द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी होना, महिला होने के बावजूद भी चुनाव कांटे का होता। लेकिन सब चीज़ें तय है ना कि कांग्रेस विरोधी दल बहुत सारे हैं जो विपक्ष में भी हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े नहीं देखना चाहते हैं। वाईएसआरसीपी हो, चाहे बीजेड हो या नरेंद्र को, बहुत सारे अन्य एनडीए में है भी है, नहीं भी, दोनों चीज़ों में रहता है वो। लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे दल हैं, वो हर राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो कैसे खड़े होंगे? तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इसमें। इसलिए द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी होना, महिला होना निश्चित रूप से एक देश के लिए गौरव की बात है, राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संदेश भी जाता है। लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर जब वोट देने और लेने की बात होती है तब ये चीज़ें उतने काम में नहीं आती जितने की आपकी मजबूत राजनीतिक आप एक गठजोड़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने रामनाथ जी। कई दल ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कांग्रेस के साथ खड़े दिखना, लेकिन कई दल संदीप जी ऐसे हैं जो सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के साथ। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ सरकार चला रहा है। शिवसेना का एक धड़ा महाअगाड़ी गठबंधन में शामिल है। ऐसे भी कई दल हैं जो कांग्रेस के साथ राज्यों में खड़े हैं, लेकिन जब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया उसके बाद से वो सेंध लगनी शुरू हो गई। इस राजनीति को कैसे आप देखते हैं कि सरकार में तो कांग्रेस के साथ हैं? नहीं, देखिए, पहले मैं तो रामनारायण जी से सहमत हूं कि अगर मान लीजिए विपक्ष एकजुट होता तो स्थिति कुछ अलग हो सकती थी। लेकिन ये बात भी सच है कि जो कैंडिडेट है उससे, जो द्रौपदी मुर्मू जी का जब कैंडिडेचर अनाउंस हो गया उसके बाद से कई दलों को बहुत ही दिक्कत हुआ। मसलन मैं आपको बताता हूँ, यशवंत सिन्हा जी को नाम प्रस्तावित करने वालों में से सबसे पहले ममता बनर्जी थी जी। लेकिन बंगाल में एक सब्सटेंशियल 8-9 जिले ऐसे हैं जो संथाल आदिवासी जो जनजाति है
वो काफ़ी तादाद में हैं। तो वो ममता बनर्जी ऐसा नहीं देखना चाहती थी कि वो अगेंस्ट है, तो उन्होंने कई पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए कि अगर सरकार हमसे पहले सलाह करते तो द्रौपदी मुर्मू जी कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते थे। दूसरी बात कि यशवंत सिन्हा बंगाल गए ही नहीं कैंपेन करने, और ठीक उसी तरह आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की, उन्होंने प्रस्ताव जब किए थे 17 दलों में वो भी शामिल थे, लेकिन जब बात आई कि अब किसको वो करे, यशवंत सिन्हा जी गए थे झारखंड, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन उनसे मिले जी। लेकिन क्योंकि आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये वो पॉलिटिकली ये अफोर्ड नहीं कर सकते हेमंत सोरेन कि वो उनको उनके खिलाफ दिखाई दे, तो उन्होंने उसीलिए वो और ये रामनारायण जी ने जैसे कहा कि उद्धव ठाकरे, जहाँ तक उद्धव ठाकरे की बात है, उनको तो साफ साफ उनको अपनी पार्टी बचानी थी। 16 जो एमपीज हैं लोकसभा के, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर या तो आप इनको समर्थन दो, नहीं तो हम शिंदे खेमे में चले जाएंगे। इसीलिए ये ऑप्शन क्या विपक्ष के लिए ज्यादा कारगर नहीं होता कि सर्वसम्मति बनती, क्योंकि अपना उम्मीदवार उतारने से शक्ति सामने नहीं आई विपक्ष की, उनकी कमजोरी सामने आ रही। नहीं, इसमें कमजोरी शक्ति नहीं, सबको पता है विपक्ष इतना कमजोर संसद में बहुत नीचे है जी। लेकिन विपक्ष ने एक रचनात्मक तरीके से चुनाव लड़ा, हालांकि उसको अपने उम्मीदवार तय करने में थोड़ी दिक्कत आई, उसमें सहमत जुटाने में दिक्कत आई, चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं। पहले भी भाजपा जब विपक्ष में रहती थी चुनाव लड़ती थी। बीजेपी ने जीजी सोयल को चुनाव लड़ना होता था, मैसेज देने की कोशिश की थी नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन राजनीतिक गठबंधन थे, वो अलग तरह के थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ की संदीप जी ने जो कहा कि कुछ दलों की राजनीतिक मजबूरी थी, जेएमएम का नाम लिया उन्होंने, उसकी कुछ ऑप्शन नहीं थे, तो चूंकि हर दल के अपनी एक राजनीतिक आधार होता है, वोट बैंक होता है, वो पहले वो समीकरण देखता है वो कहाँ पे टोल है, उसके बाद समर्थन देना नहीं देना तय करता है। जेएमएम की मजबूरी अपनी सरकार बचाना है, अपना वोट बैंक बचाना है, अपने आदिवासी वर्ग को मैसेज देना है, तो उसके पास विकल्प कम थे। कांग्रेस से खड़े रह करके भाजपा का विरोध करने से बजाय अगले चुनाव में जाने के लिए आदिवासियों को अपना मजबूती से रखना, उस पर उसने फैसला लिया। तो ये सारी चीजें हमेशा मायने रखती हैं। जी अक्कू जी, राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए, क्योंकि चर्चा हम राष्ट्रपति चुनाव की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है संसद भवन में भी, और राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहां पर भी मतदान हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर बात सत्ता पक्ष की जाए, मतलब एनडीए की जाए, तो 13,000 करीब वोट कम पड़ रहे थे जब द्रौपदी मुर्मू जी उम्मीदवार नहीं बनी थी या उनकी घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन जैसे ही नाम द्रौपदी मुर्मू जी का सामने आया तो विपक्ष के खेमे में एक प्रकार से फूट पड़ती दिख रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या विपक्षी दल जो हैं, जो कांग्रेस के साथ थे भी, वो भी साथ खड़े नहीं हैं? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आपके, विपक्षी खेमा उस तरीके से साथ नहीं दिखा, लेकिन 13,000 वोट कम पड़ रहे थे जब नाम की घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन उसी समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम एनडीए के पास में वाईएसआर कांग्रेस के वोट थे जो लगभग पक्के माने जा रहे थे कि वो उनको ही वोट करेंगे, एनडीए के विपक्ष में होने के बाद में एनडीए के खेमे में जाएंगे। वो ये भी माना जा रहा था कि नवीन पटनायक साहब की पार्टी भी जो है बीजू जनता दल के भी वोट वहीं जाएंगे, और ये हालात या इसी पूरी समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया था कि द्रौपदी मुर्मू को किया गया था। द्रौपदी मुर्मू का चयन एक आदिवासी क्षेत्र की महिला होने के साथ साथ ये भी हुआ था कि उड़ीसा की वो राज्यपाल, उड़ीसा की रहने वाली हैं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, और आदिवासी क्षेत्र के लगभग 45 सीटें लोकसभा की काफी प्रभावी और 60 सीटें और अतिरिक्त ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत जहां पर उसका असर होता है, तो वो सीटें थी। लेकिन जब ये नाम की घोषणा हो गई तो उसके बाद आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने एनडीए ने संकट पैदा कर दिया, उन्हें आना पड़ा। शिवसेना की जो गति हुई उसमें उनको आना पड़ा, और तो और ममता बनर्जी के, जैसे हमारे साथी बता रहे थे अभी, कि ममता बनर्जी को भी चुप्पी रखनी पड़ी उन्हीं मतलब यशवंत सिन्हा के लिए जिनको पूरा समर्थन देने की बात हुई। और उसके बाद से जब से मुर्मू का नाम आया, द्रौपदी मुर्मू जी का, तब से एक हफ्ते बाद तो है ममता जी ने खुद ही ऐसा बयान दे दिया कि लगता है अब तो बड़े अंतर से हारने की बात होगी।
तो ये सब ऐसे हालात पैदा किए गए एनडीए के द्वारा या भारतीय जनता नेतृत्व के पार्टी नेतृत्व के द्वारा कि धीरे धीरे पूरा का पलड़ा जो है, जो 49.83% पे जहां द्रौपदी मुर्मू खड़ी थी, आज स्थिति लग रहा है कि वो 70% तक के आसपास हो सकती है। तो छोटे बड़े दलों ने, इतने सारे दलों ने उनको समर्थन दे दिया कि वो स्थितियां दूसरी होगी। ये बात दूसरी कि आम आदमी पार्टी ने आखिरी वक्त तक अपना दांव नहीं खेला था और बाद में कह दिया यशवंत सिन्हा के साथ में उनके वोट हैं। उनके भी वोटों की संख्या लगभग 13-14 हजार के आसपास है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पंजाब में उनका वोट है और दिल्ली में उनका वोट है। तो पंजाब के 10 राज्यसभा सांसद, 10 नहीं, यहाँ के दिल्ली और पंजाब के 10 सांसद उनके पास हैं, विधायक हैं, पूरा ही मैं कहूँगा पंजाब और दिल्ली में। तो उससे अच्छा खासा वोट बैंक जो पहले ये माना जा रहा था, समझा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि आखिरी वक्त पे ये मुर्मू के साथ चले जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। वो यशवंत सिन्हा को देने का उन्होंने समर्थन किया। लेकिन आपको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की मानी जाती है कि उस सोची समझी रणनीति। लेकिन अक्कू जी, आपने आम आदमी पार्टी की बात की। आम आदमी पार्टी एक ऐसा दल है जिसकी एक से ज्यादा दूसरे राज्य में भी सरकार है, एक प्रमुख राजनीतिक दल है, लेकिन इतना समय क्यों लिया समर्थन करने का? इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? इतना इंतजार, कई बैठकों में नजर वो नहीं आए उनके प्रतिनिधि जो विपक्षी दलों की हो रही थी, लेकिन अंतिम समय पर यशवंत सिन्हा जी का समर्थन। इसके पीछे आप कौन सी राजनीति अरविंद केजरीवाल जी की देखते हैं या उनकी पार्टी की देखते हैं? अरविंद केजरीवाल जी ऐसे शख्सियत हैं कि कभी भी वो शुरुआत से अपने पत्ते नहीं खोलते हैं और वो उनकी रणनीति जो होती है आखिरी तक। शुरुआत दौर में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी के साथ उनका स्वागत, वो जब आई तब वो उनके घर पे गई। कोलकाता में एक दौर में काफी गए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को अलग किया और ये आखिरी वक्त तक वो ढुलमुल नहीं कहना चाहिए बल्कि स्ट्रेटेजिक कहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक हिसाब से चलते हैं कि लोगों को एक अपनी अटकलें लगाते देने देते हैं और वो उस समय दांव रखते हैं कि कैसे कब किस पे हमला किया जाए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे हमला करने की उनका विपक्ष से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रह गया इस बार। इस समय की भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में आम आदमी पार्टी काम कर रही है। वो विपक्ष के साथ भी नहीं देखना चाहती है और सत्ता पक्षपात तो खैर केंद्र की सत्ता पक्षपात तो नहीं रहेगी वो। तो उनकी रणनीति यह है कि एक भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल खड़ा होने के जो रणनीति है उनकी और कांग्रेस को पीछे करने की जो रणनीति है वो उस रणनीति का हिस्सा है और हमेशा वो विपक्ष को भी, जो एक विपक्ष का पूरा ग्रुप होता है उसको भी किनारे करते हैं और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को भी अपने तरीके से किनारे करने की कोशिश करते हैं। सफलता विफलता उनके हिस्से में अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से मिलती रही है, लेकिन उनका एक अपना चेहरा बना के रखने की जो उनकी रणनीति है वो उसी के तहत ये काम करते हैं और इससे ज्यादा। रामनारायण जी, जो बात सामने आई है, एक बात तो ये कि इस पूरे चुनाव को लेकर जो विपक्ष की एकता की बात की जा रही थी उसकी कलई खुल गई है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद के लिए जो यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन बहुत सारे विपक्षी दलों ने किया है, उसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि सब ये दिखना चाहते हैं कि बीजेपी को टक्कर कौन दे सकता है। वो भी स्थापित करने की कोशिश में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने आखिर वक्त में यशवंत सिन्हा जी की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। देखिए, ये बात सही है कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी दल अपने आप को एक विकल्प के रूप में पेश करते कि बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा मजबूत हम हैं, चाहे वो दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट के पास आम आदमी पार्टी पंजाब में भले ही हों, या देखा जाए तो सबसे मजबूत दिखती है तो राजनीतिक जमीन में ममता बनर्जी दिखती है। बाकी दल उतने मजबूत नहीं है, हालांकि उनके पास बड़े बड़े नेता हैं, बड़े नाम के नेता, कद के नेता हैं, पद पर सब कुछ है। तो इसमें आप देखेंगे यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी जब आई तब विपक्ष की एकता जो है ना वो मीडिया में ज़्यादा थी, विपक्षी दलों में भी नहीं थी उतनी। हमने कई बार देखा राज्यसभा में जब मतदान हुए या लोकसभा में हुए कितने विपक्षी दल साथ में रहे, एक साथ वोटिंग की। सरकार राज्यसभा में अल्पमत होने के बावजूद ही बड़े मार्जिन से महत्वपूर्ण विधेयकों पर सफलता हासिल करती रही है।
जो विपक्ष की एकता संसद में विभिन्न मौकों पर नहीं दिखाई दी, वो इस चुनाव में आपको सिर्फ आप अंदाजा ला सकते थे, होना संभव नहीं दिखता था, और वो सामने भी आया, सामने दिखे भी नहीं एकता रही वो। हाँ, भाजपा के खिलाफ एक माहौल होना चाहिए, एक विरोध होना चाहिए, उस पर सब सहमत होते हैं, लेकिन नेतृत्व तो कौन करे, आगे कौन आए, उस पर उनमें विवाद रहा है इस चुनाव में। इसलिए कभी कोई ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा का जब नाम दिया तो बहुत सारे दिलों ने बहुत देर लगाई सहमत जताने में। कुछ लोग कहते थे कि तो भाजपा के पुराने आदमी हैं, उसको लेकर विरोध था। कुछ लोग कहते थे वो तो ममता बनर्जी की अपनी पसंद है। हुआ ये कि उस समय जब ममता बनर्जी ने अपना कैंडिडेट दिया तो कांग्रेस को भी दिक्कत आई थी। अब इस समय उपराष्ट्रपति जब मार्गरेट अल्बाओ को नाम दिया तो ममता बनर्जी को दिक्कत आ रही है। तो विपक्ष के अपने अंतर विरोध इतने ज़्यादा हैं कि उसमें एकता की अभी संभावना नहीं दिख रही है। और एकता की संभावना तब दिखती है जब कुछ हासिल होने वाला हो। अभी जबकि कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है, सत्ता के करीब दिखती है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके एकजुट हो जाते हैं। यानी केंद्र में तो सब चाहते हैं कि सब मिलकर भाजपा का विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन कोई अपनी जमीन, अपना राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, हर आदमी अपनी जो अहमियत है, अपनी मजबूती है, उसे कमज़ोर करके दूसरे को मजबूत नहीं करना चाहता। वो विपक्षी एकता के नाम पर अपनी एक भी सीट कम नहीं करना चाहेगा वो, बल्कि कहेगा हमारी 2 सीट मिल जाए, बड़ी विपक्षी एकता हो या ना हो। भाजपा का विरोध करना मौखिक रूप से अलग है और जमीनी हकीकत पर उतर के आए करना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल रामनाथ जी, जो बात आप कह रहे हैं संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कांग्रेस के भीतर से भी कई आवाज